Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the important news for today. So पहली I am starting with a picture, so a very holy picture. तो यहाँ पे आपका जो कुंभ मेला है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड उसी के लिए जो सबसे पहला दिन होता है, जो सबसे पहली बात सेरेमनी होती है, उसके अंदर में जो मेन साधुज होते हैं वो लेते हैं और इसको शाही स्नान बोला जाता है और उसी की ये पिक्चर है. सो आई थॉट बिकॉज आज एक ऑस्पिशियस दिन है तो आज हम कुंभ मेले को ही डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले. तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर बिकॉज कुंभ मेला इज नॉट समथिंग जो कोई बहुत ही छोटा इवेंट, इट्स अ वेरी बिग इवेंट. एंड इस बार का जो कुंभ मेला है ये 144 ईयर्स में एक बार होता है और प्रयागराज में ही होता है और जिसको हम महाकुंभ मेला बोलते हैं. तो कुंभ मेले कितने टाइप के होते हैं, क्या इसकी माइथोलॉजी एक्सेट्रा, उसको आज हम गो थ्रू करेंगे. सो यू शुड नो दिस कि कुंभ मेला जो होता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बट एक्चुअली इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये हमेशा जब भी ये पर्टिकुलर आपका कुंभ मेला होता है तो इट बिकम्स द रिलीजियस गैदरिंग. एंड इस बार का भी जो कुंभ मेला होगा वो भी कहीं ना कहीं शायद कुछ नए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम अपना दर्ज कराए, सिंपली बिकॉज कि इस बार इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड 40 करोड़ पीपल, नॉट 40 lakhs, 40 करोड़ पीपल्स आर गोइंग टू विजिट प्रयागराज फॉर दिस पर्टिकुलर कुंभ मेला ऑल्सो. एंड यस, इट इज हेल्ड एवरी 12 years. तो आपका जो मेन कुंभ होता है, कुंभ मेला एक अर्ध कुंभ मेला होता है जो 6 years में होता है और जो मेन कुंभ मेला होता है वो हर 12 years के पीरियड में होता है एट 4 लोकेशन. 4 जगहों पे होता है. क्यों होता है 4 जगहों पे ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो 4 लोकेशन कौन सी और वहां पे रिवर्स कौन सी है. तो सबसे पहले आता है आपका हरिद्वार जो गंगा के आपके बैंक्स पे है हरिद्वार, वहां पे आपका ये हर 12 साल में पहला ये हो गया. सेकंड है प्रयागराज जहां पे इस बार हो रहा है. एंड रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर्स ऑल्सो बिकॉज कुंभ मेला इस साल में हो रहा है और ये बिकॉज एक महाकुंभ मेला है, हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए. तो रिमेंबर कि जो प्रयागराज है ये संगम पे है. संगम मतलब कि यहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट रिवर्स का और वो रिवर्स है आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती. तो आपकी जो 3 मेन आपकी माइथोलॉजिकल रिवर्स रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, वहीं पे ही प्रयागराज में आपका संगम होता है. प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था. तो रिमेंबर दिस, प्रयागराज के अंदर में. और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रयागराज में ये आपका पहला संगम हो रहा है या पहला आपका कुंभ मेला हो रहा है आफ्टर इट्स नेम हैज बीन चेंज फ्रॉम इलाहाबाद टू प्रयागराज. थर्ड पे आते हैं. थर्ड कौन सी जगह है? सो थर्ड है आपकी नासिक में, महाराष्ट्र में, ऑन द रिवर गोदावरी. सो ये भी आपका बहुत फेमस आपका कुंभ मेला होता है. एंड फोर्थ इज योर एट उज्जैन जो शिप्रा रिवर जो है उसके बैंक्स पे होता है उज्जैन के अंदर में. अब शिप्रा रिवर है, इसके अंदर में वाटर क्वांटिटी कम होती है तो यहाँ पे इश्यूज बहुत होते हैं, बट अदरवाइज ये 4 आपकी प्लेसेस हैं जहां पे आपके ये कुंभ हेल्ड होते हैं आपके एवरी 12 years, यानी 12 साल के अंतराल पे. अभी यहां हुआ है, फिर 12 साल बाद यहां होगा, फिर 12 साल बाद यहां, फिर 12 साल बाद यहां, इस तरीके से आपका होगा. द फेस्टिवल इज डीपली रूटेड इन हिंदू माइथोलॉजी. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हिंदू माइथोलॉजी में इन 4 प्लेसेस पे ही क्यों होता है, तो माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. तो आपने एक पर्टिकुलर माइथोलॉजिकल स्टोरी जरूर सुनी होगी अबाउट द समुद्र मंथन. जो देवताओं और असुर, आपके जो देवता थे और असुर थे, उन दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन में करके से उसमें से अमृत निकला था. तो अमृत जो था उसकी जो सेफ्टी का जो जॉब था वो था गरुड़ का. तो गरुड़ उसको कैरी करके ले जा रहे थे और कैरी करने के टाइम में 4 ड्रॉप्स उस पर्टिकुलर नेक्टर की, मतलब उस अमृत की 4 ड्रॉप्स आपके इन 4 प्लेसेस में गिरी, जिससे ये जो आपकी 4 प्लेसेस वो सेंक्टिफाइड या पवित्र हो गई. तो ये माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि इन 4 जगहों पे आपका ये पर्टिकुलर जो कुंभ मेला होता है वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि अगर आप वहां नहाते हो तो आपके सारे पाप साफ हो जाते हैं. ऑल्दो यू ऑल्सो नो दिस कि ऐसे पाप नहीं धुलते. यू हैव टू डू गुड कर्मा टू बीट योर बैड कर्मा, और या फिर आपको जस्टिस के सिस्टम में जाना ही पड़ेगा उसके लिए. सो डू नॉट बिलीव कि आप कुछ क्राइम कर सकते हो और उसके बाद बच जाओगे. बट येस, दिस इज द माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कि आपको यहां पे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है अगर आप ये 4 स्नान करते हो. इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सो आपके जितने भी पुराण के अंदर में आपको इनका मेंशन मिलता है, वेदास के अंदर में और उसके अंदर में डायरेक्टली इनका मेंशन नहीं, बट इट इज बेसिकली द
पुराण जो है आपके, उसके अंदर में इसका आपको मेंशन मिल जाएगा। और अगर अपने को रिटन एविडेंस देखना है तो ह्यून सैंग जो आपके एक फॉरेन ट्रैवलर थे, व्हेन ही विजिटेड इंडिया, ही आल्सो टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलीजियस आपका फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला। तो यहां पे 7th सेंचुरी के अंदर में प्रयागराज के अंदर में, प्रयागराज में ही जो आपका कुंभ मेला था उसी के बारे में ह्यून सैंग ने डिस्कशन करा है। तो इस वजह से ये प्रयागराज वाला और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज दिस स्पेसिफिक कुंभ मेला जिसके बारे में ह्यून सैंग ने अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हमें बताया गया। इसके अलावा अगर मैं आपको यह बताऊं कि टाइप्स ऑफ कुंभ मेला कौन कौन से होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेन ये बड़ा वाला होता है इसको बोलता है पूर्ण कुंभ मेला। ठीक है, सो अगर बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए कुंभ मेले को बोला जाता है पूर्ण कुंभ मेला, जो आपके हर 12 साल में होता है, यानी 12 साल में एक बार आता है ये। सेकंड इज योर अर्ध कुंभ मेला, यानी हर 6 इयर्स के पीरियड पे, 12 इयर्स पे आपका बड़ा होता है, 6 इयर्स पे आपका छोटा होता है। बट रिमेंबर ये सिर्फ 2 लोकेशन पे होता है, हरिद्वार एंड प्रयागराज, यानी उज्जैन और नासिक के अंदर में अर्ध कुंभ नहीं होते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। थर्ड इज महाकुंभ मेला जो इस बार का है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी 140 ईयर्स, 12 इंटू 12, 140 ईयर्स पे प्रयागराज पे होता है आपका। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सन, मून और जुपिटर की लोकेशन होती है उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि अभी क्या वो नक्षत्र हो गए। सो एवरी 144 ईयर्स में प्रयागराज में आपका ये पर्टिकुलर मेला करा जाता है। और फोर्थ होता है माघ मेला जो एनुअली होता है प्रयागराज में इन द मंथ ऑफ माघ। तो जो आपके हिंदू के महीने जो चैत्र से स्टार्ट होते हैं, पौष पैंड होते हैं, उसमें जो माघ मंथ होता है। सो माय एडवाइस वुड बी कि आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा कि आपको सिर्फ जनवरी फरवरी होंगे, यू शुड नो द हिंदू के जो हिंदू कैलेंडर के जो आपके मंथ्स हैं उनके भी आपको पता होने चाहिए। तो माघ मेला जो होता है वो एनुअली प्रयागराज में होता है इन द मंथ ऑफ माघ। तो ये 4 टाइप्स आप कह सकते हो कि कुंभ मेला होते हैं, जिसमें पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और आपका महाकुंभ मेला इंपॉर्टेंट है जो 140 ईयर्स में प्रयागराज में आपका कंडक्ट हो रहा है। अब वाई ऑल्सो कुंभ मेला इज इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज आपकी जो यूनेस्को है, यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं उनको यहां पे कैप्चर करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है वर्ल्ड स्फीयर में, ग्लोबल स्फीयर में। उसने इस पर्टिकुलर कुंभ मेला के फेस्टिवल को 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, कल्चरल धरोहर माना है कि हमारी ये सबकी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, टेंजिबल जिसको टच किया जा सकता है। सो बिकॉज कुंभ मेले को आप टच नहीं कर सकते, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ये एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है। और 2017 में यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। एंड इट इज नॉट द ओनली वन, इंडिया के अंदर में कई आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करा है। फॉर एग्जांपल आपके जो एपिक है रामायण, दैट इज आल्सो इंटेंजिबल, गरबा जो है वो भी आपका एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में आता है। बट कुंभ मेला जो है वो भी आपका 2017 से आपका इस पर्टिकुलर इवेंट्स को भी आप इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मानते हो। Okay, so this is a short explanation regarding your Kumbh Mela etc. Kumbh Mela I would say is important for you all. तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, मनु भाकर गेट्स अ गवर्नमेंट्स नॉट फॉर द ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। सो आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में जो हाईएस्ट आपका अवार्ड होता है दैट इज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स फील्ड में। एंड इस बार आपके 4 लोगों को यहां पे नॉमिनेट करा गया फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस अवार्ड आपका एक और स्पोर्ट्स का अवार्ड होता है जो अर्जुन अवार्ड होता है, जो उस पर्टिकुलर फील्ड का, अपने फील्ड का हाईएस्ट आपका स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। उसके भी करीब 20-21 लोगों को यहां पे नॉमिनेट करा गया है कि उनको भी इस साल आपका ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाएगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट अवार्ड्स। एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, एंड दूसरा इज अर्जुन अवार्ड विच इज ऑल्सो हाई अवार्ड बट बिलो देन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो पर्टिकुलर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, एक तो इसके इस बार के जो विनर्स है वो आपको पता होने चाहिए, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। एंड मेजरली यू कैन सी देयर फेसेस ऑल्सो। तो इन लोगों को यहाँ पे 2024 के लिए मिला है यहाँ पे ये पर्टिकुलर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मनु भाकर, आपके हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार एंड ऑल्सो डी गुकेश, इनको इस डी गुकेश इज वेरी यंग और इनको यंगेस्ट अभी चेस चैंपियन बने हैं आपके ये वर्ल्ड के, तो इसलिए इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला जा रहा है इस बार में। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो आपका इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 1991-1992, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड, बिकॉज जब ये अवार्ड हमने इनिशिएट किया था इट वॉज इनिशिएटेड विद द नेम ऑफ राजीव गांधी।
सो पहले जो आपका हाईएस्ट अवार्ड था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2021 में ही, अभी कुछ 2-3 साल पहले ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से हटा के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो आपके पहले हॉकी के कैप्टन भी रह चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आपके हॉकी प्लेयर रहे हैं, सबसे ज्यादा ही वाज पार्ट ऑफ दैट इंडियन टीम जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स के अंदर में मेडल्स और मैचेस जीते थे। सो इसलिए उनके नाम पे हमने अपना हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर को यहां पे रिकॉग्नाइज करा है। मोरओवर यू शुड नो दिस कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि नाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसका नाम भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हटा के अर्जुन खेल रत्न अवार्ड कर देना चाहिए, जस्ट लाइक वी हैव द अर्जुन अवार्ड जो आपका हर स्पोर्ट्स फील्ड के लिए होता है। सिमिलरली जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है उसको भी हम अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या अर्जुन खेल रत्न अवार्ड कर सकते हैं। तो यहां पे ये पर्टिकुलर सजेशन भी अभी गवर्नमेंट फ्लोट किया जा रहा है, वहां पे फ्लोट किया जा रहा है। बट करंटली आपका जो अवार्ड है हाईएस्ट उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब यहां पे इसका पर्पस क्या होता है? इट इज अवार्डेड एनुअली टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो ये मेन अवार्ड है अर्जुन अवार्ड जो एनुअली दिया जाता है। ये भी आपका एनुअली दिया जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एनुअली ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाए। ऐसे कई आपके प्रीवियस ईयर्स रहे हैं जिस पर्टिकुलर ईयर में हमने किसी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया है, बट यूजुअली इट इज प्रोवाइडेड एनुअली और एटलीस्ट 4 साल के पीरियड में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस नहीं 4 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। एंड ऑल ऑफ दीज आर अचीवर्स फ्रॉम इंडिया जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर अवार्ड के अंदर में क्या क्या मिलता है? सो मेडेलियन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है एंड कैश प्राइज ऑफ 25 लाख रुपीस। तो पहले इसमें 20 लाख मिलते थे, अब इसमें 25 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के सबसे पहले रिसिपिएंट कौन से? सो ही वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जिनको 91-92 में ही आपका ये पर्टिकुलर अवार्ड मिल गया था। ओके, सो रिमेंबर जो आपके चेस ग्रैंड मास्टर हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ आनंद, ही वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 91-92। ठीक है, तो एक आपका ये अवार्ड हो गया मेजर ध्यानचंद। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ओपन टू एटलीस्ट अक्रॉस ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो अगेन 4 साल के पीरियड में कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड से आप बिलोंग करते हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस कि इट इज नॉट जस्ट फॉर द जनरल स्पोर्ट्स पर्सन, बट जो आपके पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले या दिव्यांग आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपने अगर पिछले 4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उस बेसिस पे यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। एंड apart from this award, the other award which is being given right now is the Arjun Award also। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये आपका सबसे पुराना स्पोर्ट्स का अवार्ड है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में। सो अनलाइक योर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 91-92 में ही इनिशिएट किया गया था, ये जो आपका अर्जुन अवार्ड है ये 1961 में ही इनिशिएट हो चुका था। एंड इसके अंदर में भी हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एज वेल एज नेशनल स्पोर्ट्स चेक करते हैं। अवार्ड के अंदर में क्या मिलता है? ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन, अर्जुन का ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है एंड अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज। तो मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपीज मिलते हैं और यहाँ पे 15 लाख रुपीज का आपको कैश प्राइज मिलता है। फर्स्ट रिसिपिएंट्स कौन है इसके? तो इसके फर्स्ट रिसिपिएंट्स है आपके कृष्ण दास भंडारी स्प्रिंटर एंड गुरुचरण सिंह रंधावा। गुरुचरण सिंह रंधावा एंड कृष्ण दास भंडारी वर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड। तो अगेन फर्स्ट रिसिपिएंट आपसे पूछ लिया जाता है। सो एक इसका हो गया, एक आपका मेजर ध्यानचंद का हो गया। फर्स्ट रिसिपिएंट वाज विश्वनाथ आनंद एंड यहाँ पे आपके हो गए गुरुचरण सिंह रंधावा एंड योर कृष्ण दास भंडारी। ये दो आपके फर्स्ट रिसिपिएंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा ऑल्दो ये अवार्ड इस बार अभी तक अवार्ड नहीं किया गया इस साल में, बट एक और अवार्ड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी पढ़ी हो तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे आपके राम लक्ष्मण के एंड उन्हीं के नाम पे ही, बिकॉज ही वाज द गुरु और द कोच ऑफ दीज पीपल, तो उन्हीं के नाम पे आपका द्रोणाचार्य अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। सॉरी मैंने राम बोल दिया, यहाँ पे अर्जुन के वो थे एक्चुअल में। Established in 1985 टू ऑनर कोचेस फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनिंग एथलीट्स। तो अगर कोई बहुत अच्छा कोचिंग करके अपने स्टूडेंट्स को या अपने एथलीट्स को उनके हाईएस्ट पेडेस्टल पे पहुंचाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन की मेहनत को रिकॉग्नाइज करने
करने के लिए हम उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं, विच इज ओनली फॉर कोचेस इन इंडिया। और इसके फर्स्ट रिसिपिएंट्स कौन थे? तो रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत एंड एथलेटिक्स कोच ओम प्रकाश भारद्वाज। तो ये आपके दो फर्स्ट रिसिपिएंट्स रहे हैं। तो ये रिमेंबर भी आप कर सकें तो कर सकते हैं, बट रिमेंबर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 1985 से जो कोचिंग स्टाफ होता है या कोचेस जो होते हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने इनिशिएट किया था। तो आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट है, और भी कई अवार्ड्स होते हैं, बट दीज आर द 3 मेन गवर्नमेंट अवार्ड्स जो आपके स्पोर्ट्स फील्ड में दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद आपका खेल रत्न अवार्ड, सेकंड इज योर अर्जुन अवार्ड एंड थर्ड इज योर द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। राजेंद्र आर्लेकर स्वर्न इन एज द 23rd केरला गवर्नर। तो यहां पे आपके बिहार में और आपके केरला के अंदर में 2 नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। राजेंद्र आर्लेकर इज द न्यू गवर्नर, 23rd केरला गवर्नर, और यहीं पे मोहम्मद आरिफ खान जो पहले आपके केरला के गवर्नर थे अब उनको बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। सो बिकॉज ये न्यूज आई तो लेट्स स्टडी द ऑफिस ऑफ गवर्नर इटसेल्फ। सो यू शुड नो दिस कि गवर्नर जो होता है जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है सेंटर या इंडिया का हेड होता है। सिमिलरली जो गवर्नर होता है वो स्टेट के अंदर में स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्टेट लेवल पे हाईएस्ट ऑफिस आपके गवर्नर का होता है। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब क्या होता है? तो एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है सारे एक्ट्स को एग्जीक्यूट करना या गवर्नेंस करना, उसका जो हेड होता है वो आपका गवर्नर होता है। ऑल्दो जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर भी बहुत हद तक एक नॉमिनल हेड या सेरेमोनियल हेड ही होता है, बट जितने भी आपके स्टेट लेवल के काम होते हैं उस पे जो फाइनल सिग्नेचर होता है वो गवर्नर का ही होता है। एंड गवर्नर कहीं ना कहीं एक लिंक की तरह वर्क करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो एक जो गवर्नर होता है उसका एक जॉब ये भी होता है कि वो ये अश्योरेंस या ये वो अश्योर करे कि हर स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नेंस रन करी जा रही है, एंड एट द सेम टाइम सेंटर और स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी समथिंग या एनीथिंग इन द स्टेट जो सेंटर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्पस है उसके अगेंस्ट में जाए। तो दैट इज ऑल्सो द जॉब ऑफ द गवर्नर कि हर कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गवर्नमेंट में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन से हैं? सो फर्स्ट यू शुड नो दिस इज आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें गवर्नर का ऑफिस क्रिएटेड है। सो अगेन बिकॉज आर्टिकल में प्रोवाइडेड है आपका ये ऑफिस विच मींस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है? इट्स बेसिकली किस पर्टिकुलर बुक के अंदर में या किस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर में उसका यहाँ पे आपने क्रिएशन करा है, यहाँ पे उसका एस्टेब्लिशमेंट करा है। तो अगर कोई बॉडी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो बिकॉज आर्टिकल 153 में आपने गवर्नर के ऑफिस को क्रिएट करा है, सो दैट्स व्हाई द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, हाउ इज ही अपॉइंटेड? सो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, एंड रिमेंबर दिस व्हेनेवर आई से कि उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, अनलेस स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा हुआ है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन ऑल द केसेस प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी प्रेसिडेंट खुद से अपनी मर्जी से नहीं अपॉइंट करता है गवर्नर को, उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो उसको एड और एडवाइस देते हैं, उनकी जो एडवाइस होती है उसी बेसिस पे गवर्नर का यहां पे सिलेक्शन किया जाता है। Third is, I have already discussed, it is the executive power of the state vests in the governor, which is also stated in the constitution itself. तो constitution खुद से बोलता है कि यहाँ पे executive power आपकी जो होती है एक स्टेट की, वो सारी गवर्नर के हाथ में ही होती है। इसके बाद उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? तो जो एक गवर्नर होता है उसका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 साल का। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज प्रोवाइडेड कि एक गवर्नर जब भी वो किसी भी स्टेट का गवर्नरशिप को स्टार्ट करता है तो 5 साल तक उसका टर्म रहेगा वहां पे। हाउएवर ये जो ऑफिस होता है ये प्लेजर ऑफिस होता है। प्लेजर ऑफिस, व्हाट इज अ प्लेजर ऑफिस? प्लेजर ऑफिस इज कि बिकॉज ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंट किया गया है, विच मींस कि चाहे 5 साल कंप्लीट होए या ना होए, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो उसको रिमूव कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजर ऑफिस। तो 5 साल लिखा हुआ तो है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उस पर्टिकुलर ऑफिस पे उसको 5 साल की सिक्योरिटी ऑफ टर्म मिले या ना मिले। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो ये 2 क्वालिफिकेशन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, विच इज वेरी कॉमन। फर्स्ट इज द वेरी कॉमन वन कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सो अगेन सिंपल ट्रिक ये है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस हैं, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि वो जो ऑफिस होल्डर है ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो जितने भी आपके हाईएस्ट ऑफिस हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तीनों ही ऑफिस में 35 इयर्स की एज लिमिट आपके प्रोवाइडेड है।
ओके इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है अंडर लॉ, विच इज ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा है, कोई भी ऐसा ऑफिस जहां से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर बिकॉज यू आर गवर्नर, यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कहीं से आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, आपको वहां से कुछ सैलरी या अलाउंस मिल रहा है, और बिकॉज अब आप गवर्नर हो, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को मिसयूज कर सकते हो टू गेट मोर प्रॉफिट। तो इस बेसिस पे कोई भी ऐसा ऑफिस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, जहां पे आपको सैलरी अलाउंस आपको मिलती हो, आप उस पर्टिकुलर ऑफिस पे हो, तो आप गवर्नर के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। विच मींस जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएस हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जो भी लोग होते हैं या गवर्नमेंट कंपनीज में जो जॉब करते हैं, वाइल दे आर होल्डिंग दैट ऑफिस, वो गवर्नर नहीं बन सकते। बट इफ दे लीव देयर पर्टिकुलर ऑफिस, वहां से रिजाइन कर दिया या उस पर्टिकुलर ऑफिस से उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो वो गवर्नर बन सकते हैं। सो रिमेंबर, वाइल यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, तब आप पर्टिकुलरली गवर्नर नहीं क्वालिफाइड हो, अदरवाइज आप उसके लिए क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के फंक्शंस और रोल है क्या एग्जैक्टली। सो अगर जो गवर्नर होता है, ऑल्दो वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर में प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, उसके पास में लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, उसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, उसके पास में जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, उसके अलावा उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। तो यहां पे एक बार हम उसके पॉइंट बाय पॉइंट उनके पावर्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपका गवर्नर होता है इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जितने भी आपके एक्शंस होते हैं, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, दे आर इन द नेम ऑफ गवर्नर, इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गवर्नर का। जितने भी स्टेट के काम होते हैं वो सारे के सारे आपके इस पर्टिकुलर गवर्नर के अंडर में ही होते हैं। दूसरा, अगर इसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट अफेयर्स, तो ये आपके चीफ मिनिस्टर को कॉल करके उससे एक पूरा ब्यौरा ले सकता है कि बेसिकली स्टेट के अंदर में क्या क्या चल रहा है, क्या सेंटर के प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, स्टेट के प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, क्या हमारे फाइनेंसेस सही है या नहीं है। ये सारी जो डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जब चाहे गवर्नर सीएम को कॉल करके ये मांग सकता है। इसके अलावा ही ऑल्सो इज द वन हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको गवर्नर ही अपॉइंट करता है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो क्या यहां पे गवर्नर खुद से डिसाइड कर सकता है? ऑब्वियसली नो। तो फिर क्या गवर्नर एड एंड एडवाइस लेगा? तो यहां पे अगर कोई इलेक्शन हो गया, कुछ अपॉइंट हो रहा है, तो वहां पे जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर है उससे क्यों ही पूछा जाएगा कि भाई अब आप बताइए कि चीफ मिनिस्टर किसको बनना चाहिए, क्योंकि वो शायद खुद ही बोले कि मुझे ही वापस बना दो। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी पार्टी या जो भी कोalition आपका सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लेकर आता है, सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आता है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर को उसी को ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको अपना लीडर नॉमिनेट करती है, उसी पर्सन को गवर्नर यहां पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। एंड एक बार जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, किस पार्टी की है, और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके, दे आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जस्ट लाइक इट हैपेंस एट द सेंट्रल लेवल। तो जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, सिमिलरली यहां पर भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज ही सर्व्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसका जो चांसलर होता है, हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, वो जो बेसिकली स्टेट लेवल पे वो गवर्नर होता है। जस्ट लाइक आपके सेंट्रल लेवल पे या नेशनल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, जैसे आपके एनएलयूज हैं, उसमें यूजुअली जो चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इन मेनी केसेस इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑल्सो, बट मेनी अ टाइम स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसका जो चांसलर होता है, इट इज बेसिकली द गवर्नर। अब इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन की वो ही होगा, दिस इज बेसिकली जिस लॉ में वो क्रिएट करी गई है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उस बेसिस पे होता है, बट यूजुअली इट इज द गवर्नर जो चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। थर्ड इज आपके जो फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उन शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, उसको भी ओवरसी करने की एक एडिशनल यहां पे उनकी ड्यूटी होती है या एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसको ओवरसी करने की। सो ओनली फॉर फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज। डू नॉट वरी, इसको हम डिटेल में जब भी हम शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 का भी डिस्कस करेंगे वहां पर भी पढ़ेंगे, तो यहां पे आप इतना समझ
सकते हैं। सेकेंड इज द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाता है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट पे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहां पे जो गवर्नर होता है उसका काम होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करना, बुलाना कि आप आके सेशन करिए। प्रोरोग करना मतलब कि वो जो पूरा सेशन है, जैसे आपने सुना होगा कि अभी विंटर सेशन चल रहा था, तो जो विंटर सेशन है उसको एंड करना होता है, उसको बोला जाता है प्रोरोग का ऑर्डर। और थर्ड इज डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। डिसॉल्व करी कब जाती है? तो जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं गवर्नमेंट के, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टेट असेंबली को यहां पे डिसॉल्व कर देते हैं और फिर से री इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो आपके बिल्स होते हैं, स्टेट बिल्स होते हैं, उनको वो असेंट देते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं कि बिल एक एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, वो लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, ये फाइनल डिसीजन स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास में होता है। एंड ही ऑल्सो हैव एन एडिशनल ऑप्शन कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो सेंटर की पावर्स को इंपैक्ट करे या कॉन्स्टिट्यूशन को इंपैक्ट करता है, उस पर्टिकुलर केस में वो पर्टिकुलर बिल प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए भी वो रिजर्व कर सकता है। विच मींस गवर्नर नहीं डिसाइड करेगा बट प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि जो स्टेट लॉ है क्या इसको हम अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड इज जस्ट लाइक प्रेसिडेंट एट द सेंटर, इट इज द गवर्नर विच रिकमेंड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर गवर्नर अलाउ नहीं करता है किसी मनी बिल को, तो कोई भी मनी बिल, व्हाट इज अ मनी बिल? मनी बिल इज बेसिकली जिसमें मनी की बात हो रही हो, जहां पे कुछ खर्चे की बात हो रही है गवर्नमेंट की या कोई टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो जितने भी ऐसे बिल होते हैं जहां पे गवर्नमेंट को कुछ पैसे से लेना देना होता है, वो सारे बिल्स आपके मनी बिल होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं, डिटेल में कभी मनी बिल भी पढ़ेंगे हम। तो वो जो पर्टिकुलर बिल होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कैन ओनली बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके बाद आते हैं हम जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं। सो जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉर डेथ पेनल्टी, कोर्ट मार्शल एंड सेंटर लॉ, यहां पे पार्डन की पावर, पार्डन करना है किसी को या फिर रिप्रीव रेमिशन या कम्यूटेशन देना है सेंटेंस को, तो वो पर्टिकुलर पावर भी आपके स्टेट लॉ के अंदर में जुडिशियल पावर आपके गवर्नर को प्रोवाइड है। सेंट्रल लॉ में आपके प्रेसिडेंट को प्रोवाइडेड है, इंक्लूडिंग द पावर फॉर डेथ पेनल्टी। स्टेट लॉ में अगर डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो पावर भी आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके अलावा कोई और क्राइम करके कोई पर्सन अगर जेल में है तो उसको पार्डन करना, रिप्रीव रेमिशन या कम्यूटेशन करना सेंटेंस का, ये सारी पावर जुडिशियल पावर्स आपके गवर्नर के पास होती है अंडर दी स्टेट लॉ। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं? तो एक पर्टिकुलर केस में जब आपकी हंग असेंबली, विच मींस देयर इज नो सिंगल पार्टी जिसके अंदर में किसी की मेजॉरिटी हो, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट इज द गवर्नर जो अपने माइंड से डिसाइड करता है, वो अपने खुद का ब्रेन यूज करके डिसाइड करता है कि मुझे किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। और एक बार किसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली जाता है और वहां पे वो अपनी मेजॉरिटी शो करने की ट्राई करता है। सेकेंड इज रिकमेंड्स प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। तो आपके जो नेशनल इमरजेंसी होती है, ऐसी स्टेट इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। रिमेंबर, जितनी भी इमरजेंसी आपके वो सारी प्रेसिडेंट ही लगाता है, बट जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसमें एक पावर गवर्नर को है कि यहां पे या तो प्रेसिडेंट खुद से या गवर्नर की रिपोर्ट पे गवर्नर अगर रिकमेंड करता है, उस बेसिस पे वो आपकी स्टेट इमरजेंसी भी इंपोज कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर? इट सिंपली मींस कि यहां पे एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लेनी है, खुद से उसको अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करना है, वो यहां पे किसी से एडवाइस नहीं लेगा। तो रिकमेंड करना, अपॉइंट करना या फिर प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व करना, इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर में गवर्नर खुद से अपनी ये पॉलिसी डिसाइड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑफिसेस ऑफ द गवर्नर, ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो यहां पे आप ये बहुत, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ोगे, यू वुड ऑलवेज हियर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जहां पे भी अपोजिशन रूल स्टेट है, सेंटर में बीजेपी है और बाकी जगह पे कोई और गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में आपकी तृणमूल कांग्रेस है, कुछ स्टेट तेलंगाना के अंदर में, केरला के अंदर में सीपीआईएम है, तेलंगाना के अंदर में कांग्रेस है। सो डिफरेंट स्टेट्स में जहां पे अपोजिशन रूल स्टेट होती है, वहां पे इट इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म कि जो गवर्नर होता है वो सेंटर के एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मैं यहां पे एक स्पेसिफिक लाइन कह रहा हूं कि यहां पे एलिगेशन ये लगती है कि जो गवर्नर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, बट उसकी जगह वो यहां पे सेंटर के एजेंट की तरह काम कर रहा है कि सेंटर जो चाहता है वो यहां पे हो रहा है, या बेसिकली बीजेपी जो चाहती है वो यहां पे हो रहा है।
ऑल्दो दिस इज नॉट ट्रू कि वो एक एजेंट है सेंटर का, बट दिस इज अ कंट्रोवर्सी एंड यू वुड रीड इट वेरी ऑफन कि यहां पे गवर्नर जो है वो स्टेट को अपने स्टेट के हिसाब से फंक्शन करने नहीं दे रहा, वो वहां पे अननेसेसरी का इंटरफेरेंस कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। तो कहीं ना कहीं यहां पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ऑफिस है कि रेदर देन वर्किंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रेदर देन वर्किंग एज अ न्यूट्रल हेड, यहां पे वो एक पॉलिटिशियन की तरह एक्ट कर रहा है और ऑफिस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। एंड सेकंड इज देयर इज एक्टिविज्म आल्सो। एक्टिविज्म इज व्हाट? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बैठे हैं, एमएलए हम लोगों ने ही चूज करके बैठे हैं, यानी वो हमारी जो भी ओपिनियन है उसको वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे गवर्नर अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करके कई बार इस टाइप के बिल्स को पास नहीं करता या फिर रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट रखता है, ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक्टिविज्म का भी सीन होता है। मोर ओवर मेनी अ टाइम दिस हैज हैपेंड कि जो बिकॉज द गवर्नर इज ओनली अ सेरेमोनियल हेड, ही इज नॉट सपोज्ड टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व विद द पब्लिक या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल सबके लिए नहीं, बट देयर हैव बीन सर्टेन गवर्नर्स इन द पास्ट आल्सो जिन्होंने ऑन द लाइंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अपने जनता दरबार एक्सेट्रा स्टार्ट करे, वहां पे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द पब्लिक। सो इन सम ओकेजन इट कैन बी गुड, बट अगर वो पॉलिटिसाइज होना स्टार्ट हो जाए देन इट वुड बी अ प्रॉब्लमैटिक प्रपोजिशन आल्सो। तो यहां पे ये पर्टिकुलर इश्यू भी बहुत बार होता है कि गवर्नर एक्टिविज्म करने लग जाते हैं, वो एक एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी जो अथॉरिटी होती है उसको मेलो डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो these are the roles and functions of the governor also. So because यहाँ पे दो गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, so I thought कि एक बार गवर्नर के ऑफिस को भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज एक्सपर्ट्स ऑन जीएम क्रॉप पैनल्स टू डिक्लेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो आपके जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? सो जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फॉरवर्ड हो चुकी है, इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि यहां पे आप डीएनए लेवल पे, जीन्स के लेवल पे आप अब मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, एंड बाय चेंजिंग द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रॉप आप उसके जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, उसमें नए ट्रेट्स इंक्लूड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप था जो पहले किसी पेस्ट को, कोई पर्टिकुलर पेस्ट था जो पर्टिकुलर क्रॉप को बार बार उसकी क्रॉप को खराब कर देता था, तो अब आप उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर में ये जीन इंट्रोड्यूस करके उसको पेस्ट रेजिस्टेंट कर सकते हो, या फिर आप उसके अंदर में हेर्बिसाइड टॉलरेंस कर सकते हो। तो फॉर कि हर्बिसाइड जो बेसिकली आप बेसिकली जो वीड्स को हटाने के लिए आप यूज करते हो, उससे जो आपका मेन प्लांट होता है वो भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप उसके अंदर में जीन चेंज करके उसको हर्बिसाइड टॉलरेंट कर सकते हो। तो आपने अगर कोई पर्टिकुलर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड यूज करा फॉर अदर क्रॉप्स, उससे वो जो मेन क्रॉप है उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। एंड थर्ड इज इट इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपने जो क्रॉप्स है, आपका जो कॉटन है, मस्टर्ड है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपने इंक्रीज करा है कि फॉर एग्जांपल बिकॉज आपने जीन्स में चेंज करा तो जो आयरन कंटेंट है या कोई विटामिन कंटेंट है वो उसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। तो इसके हमारे पास कई एग्जांपल है, गोल्डन राइस, जीएम मस्टर्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? सो यू शुड नो दिस कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो इंडिया में अडॉप्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड में 1990s में आपके जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था एंड वर्ल्ड का पहला जीएम क्रॉप था BT cotton. So BT cotton was the first genetically modified crop of the world, and interestingly this was also the first genetically modified crop approved for cultivation in India also. So 2002 was the year, 2002 was the year जब BT cotton को इंडिया का पहला GM crop के फॉर्म में अलाउ करा गया। ठीक है, इसके अलावा दो और ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, विच आर बेसिकली योर BT ब्रिंजल एंड योर GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसका एक्चुअल नेम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, और एक है आपका BT ब्रिंजल, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट BT ब्रिंजल और GM मस्टर्ड आपको पता होना चाहिए, एंड प्लस आपका BT कॉटन, द फर्स्ट कॉटन क्रॉप। तो ये तीन क्रॉप्स हैं जो आपके अलाउ कर दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, बट बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट बाय द पब्लिक और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस GM मस्टर्ड और आपके जो BT ब्रिंजल है अभी तक हमने इनको कमर्शियली कल्टीवेट करना स्टार्ट नहीं करा है। मतलब जो फार्मर्स हैं
बिकॉज ऑफ सर्टेन कंसर्न, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कंट्रोवर्सीज क्या है जीएम क्रॉप्स की, बिकॉज ऑफ दोज कंसर्न्स इनको अभी तक हमने कमर्शियली कल्टीवेट नहीं करा है, बट बीटी कॉटन को हम करीब करीब आज 15 साल हो गए उनको यूज कर रहे हैं, 15 क्या 20 साल हो चुके हैं उनको यूज करते हुए, और अभी तक कुछ भी उस टाइप के जो कंसर्न्स हैं वो हमारे सामने नहीं आए हैं। ठीक है, इसके बाद विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी जो अप्रूव करती है इंडिया के अंदर में, सो दैट अथॉरिटी इज GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो बेसिकली यहां पे अप्रूवल प्रोवाइड करती है फॉर दीज पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो इस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड, बीटी कॉटन को अलाउ कर दिया है, बट अदर अथॉरिटीज हैव नॉट अलाउड इट टू मूव फॉरवर्ड। तो दिस इज अ बॉडी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और दिस इज द हाईएस्ट टेक्निकल बॉडी जो बेसिकली इवैल्यूएशन का काम करती है, उसके इंपैक्ट इवैल्यूएट करती है कि उसका इंपैक्ट क्या होगा एनवायरमेंट पे, बायोलॉजी पे, एक्सेट्रा पे, और फाइनली उसी बेसिस पे इस चीज को अलाउ किया जाता है। तो रिमेंबर दीज 2-3 थिंग्स कि ईयर वाज 2002 व्हेन द फर्स्ट कॉटन क्रॉप ऑफ इंडिया, बीटी कॉटन, वाज अप्रूव्ड, व्हिच इज आल्सो द फर्स्ट genetically modified crop of the world. Second, the other two crops which have been approved are GM mustard and your BT brinjal. And third, the highest authority to approve GM crops is your GEAC, or Genetically Engineered Appraisal Committee. Okay, so remember these particular facts. And what are basically the controversy? तो ये सिर्फ समझने की चीज है आपको कि क्या क्या कंट्रोवर्सी है। पहला है environmental concerns. So one environmental concern is कि आपके genetical modification, it's an artificial process. ऑल्दो नेचर में भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है, बट वो बहुत लॉन्ग पीरियड्स में होता है, 100 ईयर्स 1000 ईयर्स में होता है। यहां पे हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आर्टिफिशियली कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट अवेयर कि उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा बाकी के ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बीटी कॉटन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, उससे जो रिलेटेड इकोसिस्टम यानी उसके आसपास के क्रॉप्स, उसके जो प्लांट्स, जो बाकी के एनिमल्स या वो जो उसको ईट करते हैं, या जो इंसेक्ट जो इस पर्टिकुलर प्लांट्स के आके इंटरेक्ट करते हैं, उन पे क्या इंपैक्ट होगा और आगे जाके वो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है, उन सब का हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरा, रिस्क ऑफ जीन ट्रांसफर टू वाइल्ड स्पीशीज। तो अगर मैं यहां पे एग्रीकल्चर में कर रहा हूं कॉटन, लेट से कोई वाइल्ड स्पीशी है एक और वहां पे ये पर्टिकुलर जो जीन है वहां ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है, कहीं वो पर्टिकुलर इंपैक्ट वो इन्वेसिव तो नहीं हो जाएगी। सेकेंड इज व्हाट आर द हेल्थ कंसर्न्स। सो अगेन वी डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म स्टडीज ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि फॉर एग्जांपल अगर जीएम मस्टर्ड में ग्रो करता हूं, फिर उस मस्टर्ड का मैं अगर ऑयल यूज करता हूं, तो उसका ह्यूमन हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो वी कैन फाइंड आउट, बट व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म 50 ईयर्स 100 ईयर्स में क्या इंपैक्ट होगा, दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट। एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल इश्यूज, बिकॉज इट विल इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन एमएनसीज। तो ये जो पर्टिकुलर सीड्स है इनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इन्वॉल्व। तो यहां पे कुछ कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर चीज को करेंगी, और इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पे उनका पेटेंट होगा। अब पेटेंट होगा तो उसको और कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, विच मींस इफ यू वांट टू ग्रो दोस पर्टिकुलर क्रॉप्स, तो आपको वो सीड्स उनसे ही बाय करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ उनसे ही बाय कर सकते हो, एक्सक्लूसिव उनके पास है, तो यहां पे वो अपनी मनमानी प्राइसेस रख सकते हैं। तो यहां पे ये एक पर्टिकुलर इश्यू भी है जो वो रेज कर सकते हैं। तो देयर इज अ सीड प्राइस डिस्प्यूट पर्टिकुलरली विद बीटी कॉटन आल्सो। सीड प्राइस का डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई बीटी कॉटन की जो प्राइस है कंपनी नहीं डिसाइड करे, बहुत टाइम हो चुका है, अब इसको फ्री कर देना चाहिए। एंड थर्ड इज पब्लिक एंड फार्मर प्रोटेस्ट, बेसिकली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल हार्म। मेन जो आपका यहां पे प्रोटेस्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल हार्म, सिंपली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर जीएम सीड्स ऑन आवर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो रिमेंबर दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट रिवील्स स्टार्क इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन इंडियन स्कूल्स। तो अभी आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे सर्वे करा गया है जो गवर्नमेंट आपका एनुअली करती है, एंड दैट पर्टिकुलर सर्वे इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वे। ये जो पर्टिकुलर सर्वे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कंडक्ट कराती है, एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसको DSEL भी बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इस पर्टिकुलर सर्वे को कंडक्ट कराता है। और ये बेसिकली ये चेक करता है कि स्कूल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का है। सो रेदर देन कि आपका यहाँ पे टीचिंग लेवल क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसके लिए अलग आपके सर्वे होते हैं। जैसे आईशे है आपका जो एक सर्वे होता है हायर
एजुकेशन का, उसी तरीके से ये आपका यूडाइस जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। और इसने ये बताया है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है वो बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पे, विच इज बेसिकली कि फंक्शनल टॉयलेट जो बेसिक फैसिलिटीज हैं दोज आर ऑल्सो मिसिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज अ गैप ऑफ डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। यानी स्कूल के अंदर में बेसिक डिजिटल इंफ्रा जो चाहिए होता है आपके कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, वो भी इनएडुकेट है आज के टाइम में। अगर हमें प्रॉपर डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एट द सेम टाइम बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स एक्सेट्रा, दोज आर ऑल्सो मिसिंग इन दीज पर्टिकुलर स्कूल। सो ये पर्टिकुलर डेटाबेस है जो आपका एनुअली करा जाता है, और उसके अंदर में देयर इज अ फाइंडिंग दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन द इंडियन स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाई हैज ट्रम्प कॉल्ड द पनामा ट्रीटी फुलिश। सो आई डोंट नो, अब डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्दी आने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ गॉसिप्स टू हियर। तो अभी आपका जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में देयर इज अ पर्टिकुलर कंट्री नोन एज पनामा, और उस कंट्री के पास में, उस कंट्री का शेप कुछ ऐसा सा है, और वो दो पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे आपका एटलांटिक ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उसको कनेक्ट करने का काम करता है पनामा कैनल। तो यहाँ पे अगर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहां पे आपका साउथ अमेरिका है। अब यूएस में अगर यहां से कहीं जाना है, आपको इस साइड में आना है, तो आपको ये ट्रैवल करके आना पड़ता है। केप ऑफ गुड होप हॉर्न बोला जाता है इस पर्टिकुलर वे को। यहां पे पनामा कंट्री है, उसका एक कैनल बनाया हुआ है, यहां पे इस कंट्री से क्रॉस करते हमने कैनल बनाया है। तो यहां से क्या होता है कि आपको अगर इस साइड में जाना है, या आपको एटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को अगर अप्रोच करना है, सो रेदर देन गोइंग अक्रॉस द साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, यू कैन गो फ्रॉम दिस पनामा कैनल ऑल्सो। और यहां पे जो पनामा कैनल है, इसमें एक पनामा ट्रीटी है। ये पर्टिकुलर ट्रीटी आपकी 1990 में साइन हुई थी, और इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर में इस पनामा कैनल का जो ओनरशिप है दैट वाज गिवन टू पनामा। तो यहां पे हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं पहले। तो पहले पनामा कैनल की लोकेशन क्या है? सो पनामा कैनल इज अ आर्टिफिशियल वाटरवे। रिमेंबर, ये नेचुरल नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट, यहां पे कोई गल्फ नहीं है, दिस इज अ आर्टिफिशियल वाटरवे, विच मींस आपके यहां पनामा कंट्री के अंदर में आपके प्रॉपर वाटर वे निकाला गया था आपके 80s के अंदर में, जिस बेसिस पे आपने इसको क्रिएट करा है, कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू पर्टिकुलर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इजी मार्क्स फेच कर सकते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? तो बेसिकली आपका जो साउथ अमेरिका का केप हॉर्न है, तो जैसे आपका केप ऑफ गुड होप था आपका साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में आपका केप हॉर्न है, जो बेसिकली आपको क्रॉस करना पड़ता था। ये रूट ना लेते हुए आप ये पर्टिकुलर रूट ले सकते हो, जो आपका बहुत सारा यहाँ पे डिस्टेंस सेव करता है, टाइम सेव करता है, आपका फ्यूल सेव करता है यहाँ पे, तो कॉस्ट भी सेव होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था? तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फ्रांस ने स्टार्ट किया था 1880s में, बट ड्यू टू इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फ्रांस ने छोड़ दिया। तो फ्रांस ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए थे वर्ल्ड में, फाइनली दोस वर कंप्लीटेड बाय यूएस, यूरोपियंस, यूएस और ब्रिटेन और सम अदर कंट्री आल्सो। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय फ्रेंच, बट इट वाज कंप्लीटेड बाय यूएस इन 1904 एंड 1914। यानी वर्ल्ड वॉर 1 से जस्ट पहले इस पर्टिकुलर पनामा कैनल को यहाँ पे यूएस ने कंप्लीट करा था। और पनामा कैनल को जब ओपन करा और यूएस ने क्योंकि कंप्लीट करा था, सो एटलीस्ट टिल 1999 तक ये पर्टिकुलर कैनाल जो था, ये पनामा कैनल, ये आपका यूएस के ओनरशिप के अंदर में ही आता था। बट फिर आपकी पनामा ट्रीटी साइन करी जाती है ऑन December 1st, 1999, यानी कि फ्रॉम 1st January 2000 दिस पर्टिकुलर कैनाल हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ पनामा कंट्री ओनली। और यहां पे इस ट्रीटी को ट्रम्प फुलिश बोल रहे हैं कि बिकॉज हमने अगर इसको बनाया है, सो वी शुड बी द वन हु शुड बी ओनिंग इट। बट यहां पे शायद जो डोनाल्ड ट्रम्प है, इनकी इंटरनेशनल लॉ की जो समझ है शायद वो कम है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कैनाल आपने बनाया है, दिस इज ऑन अ टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, एंड अनलेस दैट पर्टिकुलर कंट्री अलाउस यू टू ओन दैट पर्टिकुलर थिंग, यू कैन नॉट क्लेम एनी ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहां पे अगर कोई सेकंड कंट्री में आपको कोई पर्टिकुलर लैंड दी जाती है, तो उस कंट्री, जिस कंट्री में आपकी लैंड है, उसका सॉवरेन राइट है अगर वो उसको वहां से आपको रिमूव करना चाहे। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहां पे जस्ट बिकॉज यू हैव कंस्ट्रक्टेड इट आप उसकी ओनरशिप क्लेम करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे जो पनामा कैनल है, यहां पे एक और बड़ा इशू हो रहा है, विच इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट। तो ऑल्दो ये वाटरवे है, बट बिकॉज उस पर्टिकुलर वाटरवे के अंदर में ट्रैफिक बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वहां पे ड्राउट लाइक सिचुएशन हो रही है। अब
आप सोचिए अगर वाटरवे के अंदर में अगर पानी ही नहीं होगा तो शिप का एक्सेस कैसा होगा, और बिकॉज यहाँ पे बहुत हैवी शिप जाती है तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर भी आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, विच इज मिसिंग इन दिस केस, जिस वजह से पनामा कैनल को यूटिलाइज ना करके जो आपकी शिप्स होती है उनको लॉन्गर रूट्स को भी फॉलो करना पड़ रहा है। Okay, so Panama Canal, because हम रीड कर रहे हैं, I thought I would also cover these two things. One is your Suez Canal जो आपका इजिप्ट के अंदर में है, and this is the one जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, एशिया की मार्केट को यूरोप के थ्रू कनेक्ट करता है, एक थ्रू अ शॉर्टर रूट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर इंडियन शिपिंग ऑल्सो, बिकॉज यहीं से ही यही वो रूट है अभी करंटली जिसको इंडियन शिप्स यूज करती हैं, यूरोपियन शिप यूज करती हैं फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो पूरा यूरोपियन मार्केट जो है वो आपका यहां से एक्सेसिबल हो जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सूज कैनाल। तो ये पर्टिकुलर सूज कैनाल भी आपका फ्रांस ने और इजिप्ट ने मिलकर बनाना स्टार्ट किया था। फिर ये जो पर्टिकुलर कैनाल है, बिकॉज इजिप्ट के पास में पैसे नहीं थे तो उसने अपनी ओनरशिप आपके ब्रिटेन को सेल कर दी थी, तो फिर ये फ्रांस और आपके ब्रिटेन के पास में रहा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये जो पर्टिकुलर कैनाल है 60s के अंदर में, 67 के एग्जैक्टली में ये पर्टिकुलर कैनाल फिर इजिप्ट की ओनरशिप में आ गया, और करंटली दिस इज द कंट्री ऑफ इजिप्ट बेसिकली ओन्स इट। और ये सूज कैनाल जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल, बिकॉज ये वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट 20% ट्रेड जो होती है वर्ल्ड की वो करीब इस पर्टिकुलर रूट से ही होती है। अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या है? सो नॉट एक्जैक्टली कंट्रोवर्सी, बट 21 में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक पर्टिकुलर कंटेनर शिप था तो सूज कैनाल की साइज में वो ब्लॉक हो गया था, उसकी पोजीशन इस टाइप से हो गई थी कि पूरा जो सूज कैनाल का ट्रैफिक था उसको उसने ब्लॉक कर दिया था, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कई दिन लगे थे, कई महीने, एक महीने के बाद जाके ये जो पर्टिकुलर शिप थी ये पर्टिकुलरली इस ब्लॉकेट को ओपन कर पाई थी। ओके, तो ये आपका सूज कैनाल हो जाएगा। एंड सेकंड इज योर स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका इज नॉट अ कैनाल एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ स्ट्रेट, और दिस इज आल्सो वेरी क्रूशियल बिकॉज ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जो कंट्रीज हैं उनके पास से जाता है, और मेजरली जो साउथ चाइना सी है या आपका जो ईस्ट एशिया उसको वो इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। सो इंडियन ओशन से आपका साउथ चाइना सी को कनेक्ट किया जाता है, जापान सी से कनेक्ट होती है, एंड ऑब्वियसली योर पैसिफिक ओशन इज आल्सो कनेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ मलाका ओनली। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहां पे ऑयल एंड गुड शिपमेंट्स भी होते हैं बिटवीन एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप ऑल्सो। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं फैक्ट्री एक्टिविटी या 12 मंथ लो। तो आपके HSBC का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स है। सो आपके डिफरेंट इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स का मेन काम होता है यहाँ पे कि कोई मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है, उसका मूवमेंट किस टाइप में है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से आपको वो पता पड़ता है। तो जो HSBC एक कंपनी है जो इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को स्पॉन्सर करती है, बट इट इज नॉट द वन जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालती है या इसको को कंपाइल करती है। दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय अ कंपनी नोन एज S&P ग्लोबल। तो दिस इज अ यूएस कंपनी, S&P स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, बट S&P ही बोला जाता है। तो S&P ग्लोबल जो कंपनी है ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहां पे कंपाइल करती है, और इसमें यूजुअली आपको एक वैल्यू मिलेगी अराउंड 50 की वैल्यू होती है। इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 100, बट एक 0 से 100 के बीच में ये पर्टिकुलर वैल्यू शो करता है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू का कुछ मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपका है कि PMI इंडेक्स जो है उसमें वैल्यू है 56.4, और इस बार 56.5 आई है आपकी, 56.5 लास्ट मंथ थी और दिसंबर में 56.4 आई है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.1% है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंडेक्स को हम रीड कैसे करते हैं? तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है, विच मीन्स कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी, वो कम हो रही है। और अगर जो प्रोडक्शन है, जो PMI वैल्यू है, अगर वो 50 से नीचे चली जाती है, मतलब 49.5 है, 49 है, 48 समथिंग है, विच मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी अब वो बढ़ नहीं रही है, वो कम होती जा रही है, मतलब फैक्ट्रीज का क्लोजर होना स्टार्ट हो गया। एट द सेम टाइम अगर PMI अबव 50 है, विच मीन्स कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज तो हो रही है। तो इफ यू विल सी द वैल्यू हियर, दिसंबर में इट वाज 56.4, नवंबर में इट वाज 56.5, विच मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट वो ज्यादा लेवल से नहीं हो रहा है। एंड इफ आई सी मंथ बाय मंथ, नवंबर में 56.5 था, अब 56.4 है। सो ऑल्दो एक्सपेंशन तो हो रहा है, मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है फैक्ट्रीज में, बट उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। एंड अगर वैल्यू आपकी 50 ही रह जाती है, विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, मतलब जितना लास्ट मंथ प्रोडक्शन था उतना ही सेम प्रोडक्शन। अगर मैंने 100 यूनिट्स ऑफ पेन बनाए लास्ट मंथ में फैक्ट्रीज ने मिलके, तो इस बार भी सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ पेन ही बनाए गए हैं।
ठीक है। अब PMI कैलकुलेट कैसे होता है, तो बेसिकली हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो PMI इंडेक्स होता है वो सारे फैक्ट्रीज में जाते हैं, वो चेक करते हैं कि नए ऑर्डर्स क्या है, इन्वेंट्री लेवल कितना सामान पहले से पड़ा है, कितना नहीं बिका हुआ सामान है, प्रोडक्शन लेवल्स क्या है, कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, सप्लायर डिलीवरीज कितनी है, सप्लायर को डिलीवरीज कितनी करी जा रही है, और एम्प्लॉयमेंट का एनवायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, यहाँ पे जॉब्स में से निकाला जा रहा है लोगों को या यहाँ पे हायरिंग हो रही है, इस बेसिस पे आपका PMI इंडेक्स को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है। Okay, so this is regarding your factory activity at 12-month low also. Okay, so student, these were the important news from today's Hindu newspaper and the Indian Express. There was an overlap of news, so we are covering basically the Hindu news here only. Okay, so in case you have any doubts, any feedback, you can always mention it in the comment box. That's it from my side. Thank you and have a very nice day.